हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 24 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। छवि की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे गाना शुरू किया। तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। छवि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आज उसे नजरें मिलाने की, और ऋत्विक का कोई इरादा नहीं लग रहा था आज अपनी जाना से नजरें हटाने का। गाते गाते वो उसके एकदम करीब आ गया और उसके सामने आते ही गिटार को रख दिया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और आगे गाने लगा। छवि भी झुकी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी ओर देखते हुए आगे गाने लगा। इसी के साथ गाना खत्म हुआ और सारी लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन ऋत्विक अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। सब लोगों ने उन दोनों पर फूल बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन ऋत्विक अभी भी वैसे ही घुटनों पर बैठा हुआ था। अंबर आके बोला, अबे अब उठ भी जा कि यहीं पर सारे प्रोग्राम करने हैं बैठे बैठे। सब लोग हंसने लगे तो ऋत्विक बोला, उठ जाऊंगा लेकिन एक शर्त पर, जो मेरी जाना पूरी करेगी तभी उठूंगा, नहीं तो यहीं बैठा रहूंगा। उसकी बात पर सब सोचने लगे कि क्या कहने वाला है ये, और खास करके छवि हैरान रह गई कि ये सबके सामने क्या शर्त रखने वाला है। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, एक्चुअली एक नहीं दो शर्तें हैं मेरी। छवि ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई तो ऋत्विक वैसे ही बैठे हुए बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी जाना यहाँ से स्टेज तक मेरी बाहों में जाएगी। ये सुनते ही सब लोग होटिंग करने लगे और छवि की आंखें बड़ी हो गई। दोनों परिवार वाले भी बहुत खुश हुए ऋत्विक का छवि के लिए प्यार देखकर। अब कहीं न कहीं गिन्नी को भी लग रहा था कि जैसे वो ऋत्विक के बारे में गलत सोच रही थी। ऋत्विक खड़े होकर बोला, और दूसरी शर्त ये है कि मेरी जाना मेरी होने वाली बीवी मेरे साथ एक डांस परफॉर्मेंस करेगी। उसकी बात सुनकर सब यहाँ खुश हो गए, वहीं छवि शॉक हो गई क्योंकि वो जरा इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो सबके सामने ऐसे कपल डांस करना उसे जरा ऑकवर्ड लगता। इसलिए वो हैरान परेशान होकर बेचारगी भरी नजरों से ऋत्विक की तरफ देखने लगी तो ऋत्विक ने उसे आंखों से रिलैक्स होने का इशारा किया, जिससे उसे थोड़ा सा तो सुकून मिला। लेकिन परफॉर्मेंस का सोचकर वो फिर से घबरा जाती। तभी प्रियल खुशी से झूमती हुई बोली, ओह वाओ हाउ क्यूट, चलिए चलिए मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं उसे अपने अकाउंट पर पोस्ट भी करूंगी हैशटैग के साथ, मेरे प्यारे लव बर्ड्स। चलिए भाई जल्दी कीजिए ना। उसका उतावलापन देखकर सब हंसने लगे और ऋत्विक बोला, अच्छा अगर वीडियो तूने अपने फोन में ही बनानी थी तो पहले कहती ना, इतने सारे वीडियोग्राफर बुलाने की क्या जरूरत थी मुझे। उसके बाद में प्रियल ने मुंह बना लिया और बाकी सब हंसने लगे। फिर ऋत्विक छवि की तरफ देखकर बोला, इजाजत है। छवि कुछ बोली नहीं, बस शर्म के मारे नजरें झुका ली और ऋत्विक उसकी अदा का फिर से कायल हो गया। उसने आगे बढ़ के प्यार से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। छवि ने बाहें उसके गले में डाल ली, लेकिन नजरें अभी भी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें ऐसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दादी तो उसकी बुलाएं लेने लगी और बोली, मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर ना लगे महादेव, ये यूं ही हमेशा एक साथ खुश रहे और एक दूसरे को पूरा करें। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह चले। राजश्री जी ने उनके आंसू पहुंचे और उनके कंधे प्यार से सहलाने लगी। दादी मुस्कुरा दी। उधर आरुष तैयार होके तो बैठा था, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था, उखड़ा हुआ था। और उसने अपने मॉम डैड को भी ये बात नहीं बताई थी कि आज ऋत्विक के साथ छवि की सगाई होने जा रही है। और ऊपर से वो दोनों घर पे थे भी नहीं, दोनों फॉरेन गए हुए थे। वो उदास सा बैठा था, फोन में छवि की फोटो देखे जा रहा था और बोला, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं मिस फेरी, आज बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें खोता चला जा रहा हूं और कुछ कर नहीं पा रहा हूं। कैसे कहूं मैं कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, और उस दिन के बाद तो शायद तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती होगी ना। लेकिन क्या करूं, मैं भी इस दिल के हाथों मजबूर हूं, चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूं। लेकिन अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते हुए भी तो नहीं देख सकता हूं ना। वो खुद से ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। नौकर ने आके बताया कि अलीशा आई हुई है, तो उसने अंदर भेजने को कह दिया। अलीशा आई तो आरुष उसे देखकर बोला, आपको देखकर तो लग रहा है जैसे आप बहुत खुश हैं ऋत्विक की सगाई से, बहुत सज धज कर आई हैं आप तो। अलीशा बैठते हुए बोली, खुश मैं सच में बहुत हूँ, लेकिन उन दोनों की सगाई से नहीं, बल्कि इस बात से कि आज छवि मेरे ऋत्विक से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, और फिर मेरा रास्ता साफ। इतना कहकर वो जहरीली हंसती। आरुष आंखें छोटी करते हुए बोला, मतलब क्या है आपका, आपने प्लान सोच लिया है क्या उन दोनों को अलग करने का? फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अलीशा उससे शांत कराते हुए बोली, अरे बस बस, पहले एक सवाल का जवाब तो देने दीजिए मुझे, एकदम से सवालों की बरसात कर डाली आपने तो। अलीशा बोली, हाँ सोच लिया है मैंने प्लान। तभी नौकरों दोनों के लिए कॉफी लेकर आया और अलीशा कॉफी का सिप लेते हुए बोली,
आज उन दोनों की साथ में आखिरी रात होगी, इसलिए जितना एक दूसरे को निहारना हो निहार ले आराम से, जितना एक दूसरे के साथ समय बिताना हो बिता ले, क्योंकि आज के बाद ऐसे सुहावने पल नसीब नहीं होंगे उन दोनों को। आरुष असमंजस में बोला, लेकिन ऐसा क्या सोचकर आई हैं आप? मुझे भी तो बताइए कि क्या करने वाली हैं आप आखिर? अलीशा बोली, उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बस जाके आज की पार्टी के मजे लो। आखिरकार सिंघानिया परिवार के घर में प्रोग्राम है तो ग्रैंड होगा ही ना। बाकी आपको छवि चाहिए ना, बस उस पे फोकस रखो। क्या करना है कैसे करना है उसके लिए मैं हूं ना, बस यकीन रखो मुझ पर। आरुष को उसकी बात ठीक लगी तो उसने भी मुस्कुराते हुए ही हाँ कर दी, बिना ये समझे जाने की अलीशा के घटिया दिमाग में कोई बड़ी साजिश चल रही है। फिर दोनों ने कॉफी पी और चल दिए सिंघानिया कुंज की तरफ। उधर ऋत्विक अपनी जाना को अपनी बाहों में डोली में उठाकर स्टेज तक ले आया और हर तरफ से उनके इस प्यार भरे लम्हे को कैप्चर किया जा रहा था। जैसे ही ऋत्विक छवि को लेकर स्टेज पर पहुंचा और वैसे ही स्टेज पर स्पॉटलाइट कर दी गई, जिसका फोकस हमारे प्यारे ऋत्विक थे। स्टेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उसके बैकग्राउंड में लिखा था ऋत्विक छवि, ऋत्विक लवर्स आर गेटिंग एंगेज्ड टुडे, और साथ में दोनों की तस्वीर भी लगाई गई थी। पूरा का पूरा माहौल ऋत्विक और शवि के लिए ही बनाया गया था आज का। स्टेज पे जाके ऋत्विक ने शवि को धीरे से नीचे उतारा और उसकी ओर प्यार से देखने लगा, लेकिन शवि ने अभी तक नजरें उठाई नहीं थी। ये देखकर ऋत्विक उसके कान के पास आके धीरे से बोला, क्या हुआ जाना, इतना शर्मा क्यों रही हो? पहली बार तो नहीं उठाया ना मैंने तुम्हें अपनी बाहों में? हाँ, या फिर ये मेरे प्यार का असर है जो मेरी जाना अपने मिस्टर सिंघानिया से भी नजरें नहीं मिला रही है? उसकी बात पर शवि ने नजरें उठा के उसकी तरफ देखा तो ऋत्विक बोला, हाय, तुम्हारी हर अदा ना मुझसे तुमसे मुझे और भी प्यार करने पर मजबूर कर देती है जाना। अब बस कुछ ही देर और उसके बाद तुम मेरी, सिर्फ मेरी जाना बन जाओगी। शवि हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी प्रिया स्टेज पे आके बोली, चलिए भाई जल्दी से डांस परफॉर्मेंस शुरू कीजिए ना, फिर सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा, लेट मत कीजिए ना। फिर शवि का हाथ पकड़ के बोली, चलिए ना भाभी जल्दी कीजिए ना, मेरा भाई कितना उतावला पड़ा है आपके साथ डांस करने को, जल्दी कीजिए, शर्माइए मत। ऋत्विक ने उसे जाने का इशारा किया तो वो नीचे चली गई। तभी ऋत्विक ने डीजे वाले को इशारा किया तो उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और उसके साथ ही ऋत्विक ने पोज ले लिया। उसने शवि को कमर से पकड़कर अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसका हाथ पकड़कर अपने कंधों पर रख दिया। म्यूजिक स्टार्ट हुए। गाना कुछ यूं था, सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। उसने फिर शवि का हाथ पकड़ के उसे रोल कर दिया और फिर खुद उसके सामने घुटने पर बैठ गया। आगे गाना बजा और ऋत्विक शवि की तरफ देखकर गाने के बोल के साथ साथ बोलने लगा। गाना खत्म होते ही सारी लाइट्स ऑन हो गई और पूरा घर तालियों से गूंजने लगा और ऋत्विक ने मौके का फायदा उठाकर शवि का हाथ पकड़कर किस कर लिया और शवि के देखने पर उसे आंख मार दी और मुस्कुरा दिया। सब लोग बहुत खुश हुए दोनों को साथ डांस करते देखकर। दादी और सब लोग स्टेज पर ही आ गए, उनकी नजर उतारने और उन्हें आशीर्वाद देने भी। सब लोग उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हुए और दादी और दाई माँ तो उन दोनों की बुलाइयां लेने लगी। थोड़ी देर बाद सब लोग यूं ही अपने अपने ध्यान में खुशियां मनाने लग गए। थोड़ी देर बाद आरुष और अलीशा भी पार्टी में पहुंच गए। अलीशा यहाँ आराम से पार्टी एंजॉय कर रही थी, वहीं आरुष वहां बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो बस इधर उधर देखे हुए छवि को ही ढूंढ रहा था। भले ही वो मन से नहीं आया था वहां, लेकिन वो भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। रिया ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। ऋत्विक और शवि अभी स्टेज पर ही थे क्योंकि अभी रिंग एक्सचेंज करने का समय था। ऋत्विक बीच बीच में अपना काम किए जा रहा था, मतलब शवि को परेशान करने का। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने किसी को फोन मिलाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से भी आवाज आई, हेलो। ऋत्विक थोड़ा गुस्से से, हेलो के बच्चे कहाँ है तू, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? दूसरी तरफ से शख्स बोला, सॉरी यार पर मैं नहीं आ पाऊंगा आज, सच में पॉसिबल नहीं है, लेकिन तेरी शादी में पक्का आऊंगा, वो भी एक दिन पहले। और हाँ, हो सकता है तब तक तेरे भाई को भी भाभी जैसी कोई कन्या कुंवारी मिल जाए। ऋत्विक हैरानी से, क्या कहा तूने? तेरे मुंह से लड़की का जिक्र? पहली बार, वो भी पिछले 8 सालों से। आज सुना है मैंने, लगता है मिल चुकी है कोई तुम्हें तो बहुत खास है। क्यों दरोगा जी, मजाक मत कर यार, सच कहूँ तो उसी रास्ते पर कदम रखने की कगार पर खड़ा हूँ जहाँ तू अपनी मंजिल पाने वाला है। ऋत्विक हैरानी से, अरे वाह मेरे दरोगा, मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है मेरा यार। अच्छा है, मेरा फुल सपोर्ट है तुझे, कीप इट अप और पालो अपनी प्यार। दूसरी तरफ से आवाज आई, चुप करेगा दरोगा के बच्चे, सीधे सीधे मेरा नाम लेना। ऋत्विक मजाकिया अंदाज में, क्या करूं यार, जब से तू पुलिस में भर्ती हुआ है यही नाम अच्छा लगता है तुझ पे मुझे। अच्छा ठीक है श्लोक बाबू, ठीक है, मैं नाराज बहुत हूँ तुझसे, वादा किया था कि मेरी सगाई पे जरूर आओगे, अब मना कर रहे हो।
वो भी आज के दिन। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो यार की सगाई से भी ज्यादा जरूरी है? श्लोक बोला, अरे यार ये तो एक बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगा ना, अभी एक जरूरी काम निपटाना है मुझे। ऐसा उसने अपने सामने खड़े हुए शख्स को घूरते हुए कहा और फिर बोला, अच्छा बहुत बहुत बधाई हो, और तुम्हें और मेरी भाभी को भी, दोनों को। यूं ही साथ रहो दोनों और एक दूसरे से प्यार करते रहो, कोई भी कभी भी तुम्हें अलग ना कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तुझे तेरा प्यार मिल गया, और शादी पे जरूर आऊंगा। ऋत्विक मुस्कुराते हुए शवि की तरफ देखते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यार, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुझे भी तेरा प्यार जरूर मिले। श्लोक बोला, अच्छा अच्छा चल अब मैं रखता हूँ, अपना और भाभी का ख्याल रखना, ओके। ऋत्विक ने भी ओके कहकर कॉल कट कर दी। तभी शवि ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका दोस्त है जो उसके साथ ही अमेरिका में पढ़ता था, अब भी इंस्पेक्टर बन गया है, उससे ही बात कर रहा था। अलीशा और आरुष भी तभी उनके पास आ गए। ऋत्विक आरुष को देखते हुए गुस्सा हो गया, लेकिन शवि के इशारे पे वो खुद को काबू करके खड़ा रहा। वो दोनों आए और अलीशा आते ही शवि के गले लग गई और खुशी का ड्रामा करते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन शवि और ऋत्विक, तुम दोनों के लिए हम बहुत खुश हैं। ऋत्विक ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और शवि ने भी, लेकिन आरुष कुछ नहीं बोला। तो अलीशा ने उसे इशारा किया तो वो धीरे से बोला, कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। ऋत्विक ने उसे जबरदस्ती हाथ मिलाते हुए झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू मेरे और मेरी जाना की तरफ से। आरुष भी झूठा सा मुस्कुरा दिया। आरुष ने जब शवि की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। उसकी नजर फिर से उसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन शवि उसकी तरफ नहीं देख रही थी, जो बात आरुष को अच्छी नहीं लगी। जैसे ही ऋत्विक ने ये देखा तो उसने शवि का हाथ जानबूझकर प्यार से पकड़ लिया और बोला, जना आज तो तुम बिल्कुल परी लग रही हो, इतनी खूबसूरत लगोगी तो किसी की बुरी नजर लग जाएगी तुम्हें। मैं दादी से कहकर तुम्हारी नजर उतराता हूँ अभी। और ऐसा उसने आरुष की तरफ देखते हुए कहा, और फिर आरुष और अलीशा से बोलकर, अरे आप लोग पार्टी एंजॉय करो ना, और हाँ खाना जरूर खा के जाना। उसकी बात सुनकर आरुष और अलीशा वहां से चले गए। आरुष की शक्ल देखकर अलीशा समझ गई और उसे समझाते हुए बोली, प्लीज आरुष इस वक्त खुद पर काबू रखो कैसे भी करके। मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ऋत्विक को शवि के साथ देखकर। सच कहूं तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस वक्त हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे अगर अपनी मंजिल को पाना है तो। इसलिए बस थोड़ी देर और फिर सब कुछ बदल जाएगा, देखना। आरुष बोला, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं मैं, ये मानता ही नहीं है, और ऊपर से शवि मेरी तरफ देख भी नहीं रही है पहले जैसे, वो नाराज है जैसे मुझसे। अलीशा बोली, चिंता मत करो, सारी की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी, अभी अपना मूड ठीक करो जरा। आरुष ने आंखों से हामी भरी और जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ गए और उन्होंने अपने मंत्रों के विधि विधान वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे दोनों को साथ देकर। दाई माँ की आंखें भी खुशी से, उनकी आंखों में आंसुओं से भर चली थी, और ऋत्विक की खुशी का तो मानो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बार बार शवि की तरफ देखकर खुद को अपनी खुशी का एहसास दिलवा रहा था, और मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे पर आज फेविकॉल से चिपक गई थी। लेकिन उसे आरुष का वहां आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो आरुष की नजरों की तरफ जब भी देखता तो उसे शवि की तरफ ही देखते हुए पाता, जो बात उसे गवारा नहीं थी। लेकिन आज की खुशी के मुकाबले उसका गुस्सा कम ही था। पंडित जी के सारे मंत्रोच्चारण के बाद ऋत्विक को स्टेज पर खड़ा कर दिया गया और अंगूठियां लाई गई। ऋत्विक ने अंगूठी पकड़ी और शवि की तरफ दिखाते हुए अपने घुटने पर बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए और प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसके दिल के तार से अपने नाम की अंगूठी जोड़ दी। सब लोग तालियां बजाने लगे और ऊपर से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। ये सब देखकर आरुष ने अपना चेहरा घुमा लिया। ऋत्विक अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और प्यार से शवि को निहारे जा रहा था। फिर बोला, मेरे दिल की सल्तनत की रानी हो तुम, मेरे होठों की हंसी और आंखों का पानी हो तुम। तुम्ही ने तो मुझे खुद से मिलाया है, मुझे जीना और प्यार करना सिखाया है। तेरी मोहब्बत में अब खुद को मिटाना है और मेरे दिल पर राज करती है मेरी जाना है। इतना कहकर उसने फिर से उसके हाथ पर किस कर दिया। सब लोग फिर से उसका ये अंदाज देखकर खुश हो गए और शवि शर्मा गई। फिर वो बोला, मैं अभी उठने वाला नहीं हूँ, तुम ऐसे ही मुझे रिंग पहना दो। मैं इन सभी पलों को अपने दिल में और अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। इस एक एक लम्हे को जी भर के जीना चाहता हूँ। उसके बाद पर शवि मुस्कुरा दी और रिया ने उसे रिंग दी तो ऋत्विक ने खुद ही अपना हाथ उसके आगे कर दिया। शवि ने भी शर्माते हुए उसे अंगूठी पहना दी और फिर से सारा हॉल तालियों से गूंजने लगा और ऋत्विक पर फिर से फूलों की बरसात होने लगी। तभी फिर से उन दोनों पर स्पॉटलाइट पड़ने लगी। जैसे ही शवि ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि सामने की दीवार पे शवि की फोटोज का पूरा दीवार जितना बड़ा कोलाज बना हुआ था। शवि के साथ ही सब लोग भी वहां पर देखते ही रह गए।
क्योंकि कोलाज पर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उसमें ऋत्विक और शबी के अब तक के सारे मूवमेंट थे जो उसने अपने फ़ोन में कैप्चर किए थे। वो सारी फ़ोटोज़ ऐड करवाई थी और उस रात बारिश वाली रात भी उसने शबी की फ़ोटोज़ ले ली थी चुपके से, वो भी थी उसमें। शबी हैरानी के साथ-साथ खुश भी थी, उसका अपने लिए ये प्यार देखकर। तब तक म्यूज़िक भी बंद हो चुका था। शबी की आँखों में देखते-देखते नमी तैर गई। जब ऋत्विक ने देखा तो वो उसके सामने आया और उसके आँसू पोंछे और नाम में अपना सर हिलाकर उसे रोने से मना किया और स्माइल करने का इशारा किया। शबी हल्का सा मुस्कुरा दी और ऋत्विक ने उसका माथा चूम लिया। उसी के साथ अलीशा ने किसी को इशारा किया और फिर से मुस्कुराने लगी और ऐसे जताने लगी जैसे कि वो बहुत खुश हो। ऋत्विक शबी की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, आज के बाद इन आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो पता ना तुम्हारा आरएस क्या क्या कर सकता है। पूरी दुनिया में आग लगा देगा ये तुम्हारा आरएस। आई बात समझ में? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा के दिखाओ। आज तुम आधी मिसेज ऋत्विक सिंघानिया बन चुकी हो, तो मिस्टर सिंघानिया चाहते हैं कि उनकी मिसेज सिंघानिया अब हमेशा मुस्कुराती रहे। फिर उसके कान के पास आके धीरे से बोला, वरना तो तुम जानती ही हो ना जाना कि तुम्हारा जो मिस्टर सिंघानिया कितना डेयरिंग है। सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा, फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। अब तुम्हें देखना है कि क्या करना है। फिर पीछे हट गया और शरारत से मुस्कुरा दिया। छवि हैरानी से उसे देखे जा रही थी तो वो बोला, अरे आंखें दिखाने को नहीं कहा, दांत दिखाने को, मतलब मेरा मतलब है कि मुस्कुराने को कहा है। सबके सामने अपने होने वाले पति परमेश्वर को ऐसे घूरोगी, वो भी अपनी सगाई वाले दिन, तो सब पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा भला। छवि बेचारी के पास हमेशा की तरह कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था ऋत्विक ने, इसलिए वो बेचारी मजबूरन मुस्कुरा दी। ऋत्विक हल्के से मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, तैयार रहो ऋत्विक बेटा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना सताया है ना आज जाना को, गिन गिन के बदले लेगी सगाई के बाद तुमसे। फिर सोचने लगा, कोई बात नहीं, जितना भी सता लो, रहना तो तुमने अब मेरे ही पास है ना, तो मना ही लूंगा तुम्हें कैसे भी करके प्यार से। सब लोग उनके इन प्यार भरे लम्हों को एंजॉय कर रहे थे कि तभी ऋत्विक के ठीक ऊपर छत पर लगा हुआ झूमर हिलने लगा। किसी का भी ध्यान नहीं गया उस पर, लेकिन शवि का ध्यान जैसे ही ऊपर पड़ा, उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। झूमर हिलते हिलते नीचे की ओर आने लगा। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है कि तभी एक जोरदार आवाज आई और उसी के साथ वो झूमर जमीन पर टूटकर बिखर गया और पूरे हॉल में कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि एक ही पल में क्या हुआ। आखिर ऋत्विक जमीन पर गिरा हुआ था। वो एकदम से उठा और झूमर की तरफ देखा जो जमीन पर बिखरा पड़ा था। ऋत्विक की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी और वो सब लोग उसके पास आए और उसे पूछने लगे कि वो ठीक तो है ना, लेकिन ऋत्विक झट से उठकर भागा और जोर से चिल्लाया, शवि। तभी सबका ध्यान इस बात पे गया कि जब झूमर गिरने वाला था तो शवि ने ऋत्विक को धक्का देकर गिरा दिया था और सबका ध्यान ऋत्विक पे ही चला गया, लेकिन शवि की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सब लोग भी उधर देखने लगे जहां झूमर गिरा था। ऋत्विक भागते हुए आया और झूमर को जल्दी से पीछे करने लगा। जैसे तैसे करके वो झूमर हटाया और नीचे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। झूमर के नीचे शवि थी और उसके शरीर पर जगह जगह खून के निशान और सर से तो बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। उसे देखते ही सब लोग जैसे सुन्न हो रह गए। ऋत्विक की तो जैसे सांसें ही थम चली थी। उसे देखते ही वो पागल हो गया। सब लोग उसी के आसपास आ गए और सबकी आंखें नम हो गई। दाइमा शवि को देखकर बेहोश होने वाली थी। गिन्नी और रिया ने उन्हें संभाला और चेयर पे बिठाया। दादी और बाकी सब भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक ही पल में ये क्या हो गया। ऋत्विक जमीन पर बैठ गया और शवि का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और जिसे बेहिसाब खून बह रहा था वो उसे उठाने के लिए आवाजें लगाने लगा और बोला, जाना, ये कोई समय है मजाक करने का? भला पता है ना सब लोग कितने खुश हैं और तुम सबका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे लेट गई हो। चलो उठो जल्दी से, अभी तो हमें अब सबका आशीर्वाद भी लेना है। दादी माँ, मम्मा, पा, दाई माँ, सब लोगों को आशीर्वाद लेना है। तो चलो जल्दी से अभी ये बचपना छोड़ो और मेरे साथ सबका आशीर्वाद लो। चलो जाना, जल्दी करो, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। हम साथ में खाना खाते हैं इसके बाद। वो बस यूं ही बड़बड़ाए जा रहा था। शवि की हालत देखकर आरुष भी वहां आ गया और वो भी घुटने के बल बैठ गया और उसकी आंखें भी भर आई थी। इन सब में कोई रिलैक्स लग रहा था तो वो थी अलीशा, जिसे कोई परवाह ही नहीं थी। ऋत्विक पागलों की तरह बोले जा रहा था। दादी और राजेश जी आए और हिम्मत करके उन्हें खुद को जैसे तैसे संभालते हुए ऋत्विक से बोले, ऋत्विक बेटा होश में आओ, शवि बेटा कोई मजाक नहीं कर रही है, देखो तो उसकी हालत कितनी खराब है। हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा खून बह चुका है और देर की तो कुछ भी हो सकता है। सब फूट फूट कर रो रहे थे शवि को देखकर। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही पल में क्या हो गया आखिर। अभी तो सब कितने खुश थे और अभी सारा माहौल खुशनुमा से गमगीन हो गया। जो शवि अभी ऋत्विक के सामने हंसती मुस्कुराती खड़ी थी वो अब खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, ऋत्विक की गोद में सर रखकर। ऋत्विक बस पागलों की तरह उसे उठाने की कोशिश किए जा रहा था,
जब राजेश जी ने कहा कि कुछ भी हो सकता है तो उसने अपने कंधे पर रखा हुआ उनका हाथ झटक दिया और रोते हुए बोला, खबरदार, जो किसी ने कोई ऐसी बात की तो मेरी जाना के बारे में, तो कुछ नहीं हुआ है उसे, ना ही कभी हो सकता है मेरे रहते। राजेश जी प्यार से बोले, बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम बस इतना कह रहे हैं कि शबी बेटा को इस वक्त डॉक्टर की सख्त जरूरत है इलाज के लिए, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। और हाँ, सही कहा तुमने कि तुम्हारे रहते उसे कभी भी कोई खतरा छू नहीं सकता। उन्होंने उसे हौसला देने के लिए कहा। ऋत्विक उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही कहा आपने पा, मेरी छवि बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ है इसे। अगर उसे कुछ हुआ होता तो मैं जिंदा कैसे होता अब तक भला। उनका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, ये देखिए, ये दिल अभी भी धड़क रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं धड़क रहा, वरना यही सबसे बड़ा गवाह है कि इस बात का कि मेरी छवि बिल्कुल ठीक है। दादी से अब देखा नहीं जा रहा था तो वो भी आ गई और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ऋत्विक के दिमाग पर ऐसा असर हुआ था कि छवि को देखकर कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। दादी ने उसे होश में लाने के लिए उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कंधों से जोर से हिलाकर बोली, होश में आओ चीकू बेटा, क्या हो गया है तुम्हें, जरा देखो उसकी हालत, खून बहना बंद नहीं हो रहा है, देखो देखो उसका चेहरा। उस तरफ घुमाकर उन्होंने उसे दिखाया तो जैसे ही ऋत्विक होश में आया और देखा छवि को इस हालत में, अब जैसे किसी ने उसी के दिल को निकालकर उसे निचोड़ दिया हो, ऐसा फील हुआ उसे। उसकी आंखें झरझर करके बहने लगी, लेकिन अभी भी वो ऐसे ही एकटक देखे जा रहा था, शायद इसे उभरने की कोशिश कर रहा था। दादी रोते हुए आगे बोली, होश में आओ जाओ बेटा, अगर ऐसे ही उसे यहाँ से लेकर बैठे रहोगे तो बहुत देर हो जाएगी, बात को समझो, उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, अगर टाइम पर उसे नहीं लेकर जाओगे तो पक्का उसे खो दोगे, प्लीज जीगू उसे उठाओ और हॉस्पिटल लेके चलो। ऐसा कहते हुए वो रोते हुए उसे सीने से जा लगी और अब जाकर ऋत्विक को होश आया कि उसने दादी को हक कर लिया और शवी की तरफ देखते हुए बोला, चिंता मत करो दादी, कुछ नहीं होने दूंगा आपकी बहू को मैं। दादी ने हाँ में सिर हिलाया तो ऋत्विक ने झट से शवी को उठाया और बाहर की तरफ भाग गया। सब लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऋत्विक ने अभी शवी को कार में बैठाकर उसका सर गोद में लेकर बैठ गया और उसे उठाने की कोशिश किए जा रहा था और बच्चों की तरह रोए जा रहा था। आगे बैठे हुए राजेश जी और अंबर भी उसे ऐसे देख नहीं पा रहे थे और उनकी भी आंखें भर आई थी उसे ऐसे तड़पते हुए देखकर। एक गाड़ी में वो और दूसरी गाड़ी में दाई माँ, राजश्री जी और दादी और रिया और गिनी बैठे हुए थे और सबकी आंखें भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कोई डरावना सपना देख रहे हैं और थोड़ी देर में ये सपना टूट जाएगा बस, लेकिन ऐसा नहीं था, ये कोई सपना नहीं था। उधर आरुष भी बड़ा दुखी था, वो बैठा हुआ था और अलीशा आराम से गाड़ी चला रही थी और झूठ मूठ ही आरुष को कंसोल कर रही थी और मन ही मन में सोचने लगी, बस काम खत्म, अब शबी तुम्हारा मुझसे मेरे ऋत्विक को छीनने चली थी ना, अब देखना मुझसे उलझने का अंजाम। ऐसी हालत कर दी है ना तुम्हारी मैंने कि बचना तो नामुमकिन सा ही लग रहा है और अगर बच भी गई तो हालत बद से भी बदतर हो जाएगी और फिर ऋत्विक अब होगा मेरा और सिर्फ मेरा। फिर आरुष की तरफ देखते हुए सोचने लगी, जो कि खाली आंखों से बस सड़क को देखे जा रहा था, सॉरी आरुष, लेकिन इस मामले में मैं जरा सेल्फिश हूँ। आई नो तुम्हें तुम्हारी छवि को देखकर कितना दुख हुआ होगा, लेकिन क्या करूं, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। पर डोंट वरी, मरेगी नहीं, वो इतनी भी जख्मी नहीं हुई है और जब तक ठीक होगी तब तक मैं ऋत्विक को कैसे ना कैसे करके अपना बना ही लूंगी और फिर तो छवि तुम्हारी ही होगी, बस तब तक इंतजार कर लो जरा। पर अब दुखी होने का नाटक भी करना पड़ेगा मुझे। उफ, ये मेलो ड्रामा, खैर ऋत्विक के लिए कुछ भी। और सोचते हुए वो मन ही मन खुश होने लगी। उधर अंबर ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी और ऋत्विक बिना देर के भागते हुए शवी को गोद में उठाकर अंदर की तरफ भागा और उसके पीछे पीछे सब लोग भी। ऋत्विक जाते ही डॉक्टर को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। इतने में शोर सुनकर डॉक्टर वहां आ गए और डॉक्टर ऋत्विक से बोले, अरे मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ हॉस्पिटल में खुद क्यों आए हैं? कोई काम था तो बता देते, आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? आप मिस्टर सिंघानिया, आप तो खुद हमारे हॉस्पिटल को इतना डोनेशन देते हैं, हम अगर आपके किसी काम आ सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा, इसलिए आप बस हुक्म कीजिए। नहीं डॉक्टर, आज सच में मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, अगर वो आपने मुझे लौटा दिया ना तो ये ऋत्विक सिंघानिया पूरी जिंदगी आपका कर्जदार रहेगा। कहते हुए उसने हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बच्चों की तरह रोने लगा और कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो राजेश जी ने आके डॉक्टर को सब कुछ बताया। डॉक्टर ने जब शबी की हालत देखी तो बोले, ओ माय गॉड, इनका तो बहुत ज्यादा खून बह गया है, इनको जल्दी से ओटी लेकर चलो। और फिर शबी को जल्दी से ओटी लेकर जाया गया। तो ऋतिक डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज डॉक्टर, प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन शबी को किसी भी कीमत पर बचा लीजिए। आप जो कहोगे, जितना कहोगे मैं उतना पैसा लगा दूंगा, जरूरत पड़ी तो खुद को भी बेच दूंगा, लेकिन बस मेरी शबी की, मेरी जाना की जान बचा लो। वो जिस स्ट्रेचर पर अभी अभी ले जाया गया है ना, वो आप सबको एक आम लड़की दिखती होगी,
लेकिन मेरे लिए वो आम लड़की मेरी जिंदगी है। आप उसकी जान बचाओगे तो मतलब मेरी जान बचाओगे। उसकी एक एक सांस से मेरी जान जुड़ी हुई है। जितने खून के कतरे अब तक उसके बहे हैं ना, उतना ही खून मेरे जिस्म से भी सूख चुका है। आप यही समझिए कि आपको ऋतिक सिंघानिया को बचाना है। जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक आप डॉक्टर्स की टीम बुलाइए। पैसों की चिंता मत कीजिए, बस उसकी जिंदगी बचा लीजिए। कहते हुए वो डॉक्टर के कदमों में बैठ गया तो डॉक्टर उसे उठाते हुए बोले, अरे अरे मिस्टर सिंघानिया, संभालिए खुद को। मैं समझ गया आपकी सारी बात, समझ गया कि वो मैडम आपके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है, कितना प्यार करते हैं आप उनसे। और रही बात इलाज करने की, तो वो तो मेरा काम भी है और फर्ज भी। और आपके वैसे भी इतने एहसान है हमारे हॉस्पिटल पर कि उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। आपकी मिसेज को कुछ नहीं होने दूंगा, आपसे वादा है मेरा। डॉक्टर ने ऋत्विक के हाथों को थामकर कहा और बोले, अब मैं जाके उसकी कंडीशन देखता हूँ और जल्द से जल्द इलाज शुरू करता हूँ। आप बस भगवान का नाम लीजिए। फिर वो उसके कंधों को दबाकर चले गए और राजेश जी ने आके ऋत्विक को हौसला दिया तो वो झट से उसे गले लगकर बच्चों की तरह रो दिया। राजेश जी भी उसकी हालत को समझते हुए उसकी पीठ सहलाने लगे। उसे देखकर सब लोगों की आंखें फिर से भर आई। ऋत्विक रोते हुए बोला, क्यों आखिर पा, क्यों हुआ ऐसा? क्या बिगाड़ा है उसने किसी का जो उसके साथ ऐसा हुआ है? वो तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर, कभी सोच भी नहीं सकती। फिर किस बात की सजा मिल रही है आखिर उसे? कितनी खुश थी वो आज। क्यों हुआ ये सब पा हमारे साथ? क्यों पा, क्यों? कहते हुए वो रोते हुए ऋत्विक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा, किसी बच्चे की तरह। उसे ऐसे रोते हुए देखकर दादी ने आके उसे झट से उसे गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी। वो रोते हुए बोली, ना मेरे बच्चे ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। भरोसा रखो भगवान जी पर, वो कुछ नहीं होने देंगे हमारी छवि को। उन्हें बचाना ही होगा उसे, हमें बिना गलती के इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते वो हम लोगों को। पूरा भरोसा है कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाएगी और हम सबके साथ घर वापस चलेगी, देखना तुम। हालांकि वो खुद भी बहुत तकलीफ में थी, लेकिन ऋत्विक की हालत को देखते हुए खुद को नियंत्रित करते करे हुए थी वो। गिन्नी और रिया और दाई माँ का भी हाल उनसे अलग नहीं था। रो रो कर सबका हाल बुरा था। आखिर शवि से सब लोग इतना प्यार जो करते थे। ऋत्विक खड़ा होकर बोला, बिल्कुल दादी, उसे ठीक होना ही होगा हर कीमत पर। मेरी कसम है उसे, अगर उसने मुझसे दूर जाने का भी सोचा ना, तो आपको पता है दादी, वो ना मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। उसे मेरे लिए जल्दी होश में आना ही होगा। अभी तो शादी का मुहूर्त भी निकलवाना बाकी है। फिर हंसते हुए बोला, इस बार भी मैं पंडित जी को ऐसे ऐसे ऑफर्स दूंगा ना कि वो शादी का मुहूर्त जल्द से जल्द वाला ही निकालेंगे। फिर राजेश्वर जी के पास जाके उनके पैरों में बैठ गया, जो कि वहां चेयर पर बैठे हुए अपने बेटे की हालत को देखकर रोए जा रही थी, और बोला, बताओ ना मम्मा, कैसा लगा मेरा आइडिया आपको? है ना धमाकेदार आइडिया? बताओ ना मम्मा। राजेश्वरी जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, तो राजेश जी ने उन्हें इशारा किया तो वो बस मुश्किल से हाँ में गर्दन हिला पाई। लेकिन और वहां ना रुकते हुए वो खुद के आंसुओं को समेट कर वहां से दूसरी ओर चली गई। तो ऋत्विक बोला, देखो तो दादी, पा मम्मा कैसे इमोशनल हो गई मेरी शादी की बात पर, जैसे इनके बेटे की नहीं बल्कि बेटी की शादी हो। इतना कहकर वो जोर जोर से हंस दिया, जैसे क्या हो रहा है। उसे कोई होश ही नहीं था, वो बस अपने सपनों की दुनिया में ही पहुंच गया था फिर से। उसकी हालत देखकर राजेश जी इस बार उसके पास गए और उसके कंधों को झकझोरते हुए बोले, पागल हो गए हो क्या ऋत्विक? तुम बच्चों जैसी नासमझी वाली बातें कर रहे हो। अभी अभी तुम्हारी दादी ने समझाया है ना तुम्हें, समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो तुम? आखिर वहां शवि बेटा आईसीयू में है और जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और तुम हो कि खुद को और दूसरों को संभालने की बजाय ऐसे कर रहे हो। फिर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोले, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है बेटा, पर तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। समझो इस बात को। अभी डॉक्टर गए हैं उसे चेक करने। कितने काम, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ये सब कौन करेगा? उसे बचाना है कि नहीं, बताओ मुझे। उनकी बात से ऋत्विक फिर से पहले जैसे जैसे किसी सपने से बाहर आया हो, फिर से इधर उधर देखते हुए बोला, पा, क्या डॉक्टर शबी को अंदर ले गए? क्या बोला उन्होंने आपसे? कुछ कहा कि कब तक होश आएगा उसे? बताइए जल्दी से पा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको जो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।